क्या आप भी करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंड वीएलडीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन? तो आज ही डाउनलोड कीजिए पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव क्लासेस, साथ में ही आपको यहाँ पे मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको प्रोवाइड की जाएगी टेस्ट सीरीज एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए अगर आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है, 6 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है और साथ के साथ वीएलडीए के लिए भी आपके लिए कोर्स वहां पे बनाया गया है। और हमारी जो पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे जो कोर्स है उनकी फीस हमने बहुत ज्यादा कम रख रखी है। ऑफलाइन के कंपैरिजन में आपको 4 से 5 गुना कम फीस यहाँ पे ली जाती है और 4 से 5 गुना ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई बिल्कुल भी देर ना कीजिए, जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आपके पसंदीदा कोर्स। थैंक यू। हेलो मेरे बच्चा लोग, वेलकम टू द तेजस बैच। कितने मेरे बच्चे जो हैं अभी वेट कर रहे हैं? तो कैसे हैं आप लोग सभी? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का मेरी लाइव स्ट्रीम पे। हम लेट ओपी नहीं भाई, नॉट लेट ओपी। सो हम जो है जेनेटिक्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक बात मुझे बताइएगा कि आप लोग अभी फटाक से एक बार कमेंट करके, सबसे पहले तो जो ये डिसलाइक्स हैं प्लीज 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 इन डिसलाइक्स को या तो बढ़ा दो और या तो इनको कम कर दो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप स्ट्रीम को। हम जेनेटिक्स के वी आर बहुत बहुत ऑसम, बहुत अच्छा हूं मैं। तो चलिए बच्चा लोग, जो चीज़ आप देखने आए हैं, गुरनाम सिंह जी, कमलदीप, आर्मी लवर रवि, प्रीति, शुभम, फिर से कमलदीप, फिर से शर्मा जी, सभी सभी का बहुत बहुत स्वागत सब इस बैच के इस मेरी फर्स्ट लाइव क्लास में। कुछ जो आप लोगों के कमेंट्स हैं, मैं उनके साथ जुड़ा रहना चाहता हूं। आप लोग जैसा भी जो भी समझ में आया है, नहीं आया, अच्छा लगा नहीं लगा, वो चीज़ प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिएगा। चलो बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट आपके ऐसे जो आज हो सकता है आप लोगों को खुद पे बहुत नाज होगा कि मुझे ये आता था, और अगर नहीं आप लोग को ये पता चलेगा कि जो बात कर रहे थे विक्रम, प्रत्येक, कार्तिक सैनी, हाय हेलो कार्तिक, विक्रम, विक्रम भाई हेलो। चले बच्चों लोग, ये क्वेश्चन है फर्स्ट आपके सामने जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स है चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके नीट के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। और ये जो बॉटनी का पार्ट है काफी ज्यादा नंबर्स को कैरी करता है इसमें। एक तो आपके लिए ये रहेगा कि इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। रीजन इसका ये है बच्चों कि ध्यान से पढ़ने का मतलब है आपके कॉन्सेप्ट जो हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट में डाला जाता है, वो चीज आप अभी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल विद दिस जीनोटाइप, एक इंडिविजुअल है उसका ये जीनोटाइप है बच्चों। अब ये जीनोटाइप क्या है? दिस इज कंप्लीटली हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, और इससे जो गैमीट बन सकते हैं वो क्या होंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, सेकेंड विल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, थर्ड विल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, एंड लास्ट विल बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। 4 टाइप के। हेलो हेलो विशु, कैसे हैं आप? क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? ये बहुत गलत बात है भाई। स्क्रीन तो शेयर हो गई है बच्चों, स्क्रीन शेयर हो गई है। लेट मी डू समथिंग विद दिस। ओके, अभी जो है
यही लगता है मुझे करना पड़ेगा। चलो अब आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन भी। रुको भाई, रुको 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 मेरे बच्चों, समस्याएं जो आती हैं वो सोल्व करने के लिए होती है मेरे बाल को। ओके, आई थिंक मैं भी स्ट्रीम पे थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ। यस सर, हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो तो यहां से देखिए, इस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से 4 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस हुए। अब इसने कहा क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल ऑफ दिस 4 गैमीट इज 25%, यानी सभी के सभी जो है 25% है, तो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो रहेगी। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखो बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही था रवि, आपको आंसर जो है वो नहीं हटाना चाहिए था, है ना बच्चों। सो आप देखिए, अगर ये चीज जो है लिंकेज में रहती या कंप्लीट लिंकेज में रहती, तो यहां से गैमीट की जो फॉर्मेशन है ना मेरे बच्चों, वो 50% से डेविएट हो जाती है। अब 50% का क्या है, यहाँ पे इसे एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को देना चाहता हूं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन किसी भी एक सिचुएशन में मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन जो है वो 50% हो सकता है। ओके ओके, मैक्सिमम जो है वो 50% हो सकता है, मिनिमम 0% हो सकता है बच्चों। तो जिस गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जब भी रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज 0 रहे, उसे हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। जब ये परसेंटेज जो है थोड़ी सी कम होती रहे, यानी 0% से ये बढ़ती रहे आगे की तरफ, दैट विल बी अ कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज आएगी। फिर उसके बाद में जो है नो लिंकेज आएगी, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट आ जाती है। यानी इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट में चांसेस जो है वो 50% रहते हैं, हमेशा याद रखना इस चीज को। यहां से करेक्ट आंसर इज इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। इसमें से पूछा क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखो बच्चों, फिनोटाइप क्या होते हैं और जीनोटाइप क्या होते हैं। फिनोटाइप आउटर मॉर्फोलॉजी, यानी जब हम बाहर से देखते हैं किसी इंसान को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट को, किसी भी एल्गी, फंगस, जिस भी चीज की आप बारे बात कर रहे हैं, अगर हम उसको बाहर से देखकर उसके कैरेक्टर्स के बारे में आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो वो हमेशा फिनोटाइप होता है। और फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप का अंदाजा लगाना 0% पॉसिबल है। जीनोटाइप को देख के फिनोटाइप का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके लिए टॉल प्लांट एक लिख देता हूँ, तो इसका मतलब मैं इस टॉल प्लांट के जीनोटाइप ये दोनों लिख सकता हूं। तो ये क्या है, फिनोटाइप, और ये दोनों क्या है, जीनोटाइप। अब इन्हें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये टॉल है, बट टॉल को देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते कि इसका जीनोटाइप जो है क्या होगा। ठीक है, बहुत कमलदीप ने आंसर दिया इसका सेकंड, बिल्कुल सही है आपका सेकंड आंसर। आया कैसे वो देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें दी गई हैं, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई। देखिए बच्चों, सबसे पहले 2 लिखो, और ऊपर जो भी आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इस कॉम्बिनेशन में से वो गैमीट छांट लो जिनके पास हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है। गैमीट नंबर 1, 2 और 3, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और इसकी पावर में आप वही लगाएंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 8 गैमीट अगर बनते हैं तो बच्चों उससे 27 डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, 27 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं। बहुत ही प्यारा जवाब कमलदीप का। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। गुड इवनिंग किरण, गुड इवनिंग, बहुत बहुत वेलकम है आपका लाइव स्ट्रीम पे। एक अपना फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर, और एक छोटा सा मेरे को प्यारा सा एक थम्स अप जरूर दे देना जैसे ही आप स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं। फ्लावर कलर इज पर्पल इन स्वीट पी ड्यू टू नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। देखो बच्चों, इंटरेक्शंस जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहला एलिलिक, दूसरा नॉन एलिलिक। एलिलिक में फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आती है,
कंप्लीट डोमिनेंस आती है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आती है, और प्लेयोट्रॉपी आती है। ये चार चीजें आ जाती हैं एलिलिक इंटरेक्शंस में, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। मेजरली हम दो को पढ़ते हैं। नॉन एलिलिक कॉम्बिनेशंस में, नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस में बच्चों लीथल फैक्टर्स, लीथल फैक्टर के साथ साथ मल्टीपल जो एलिलिज्म होता है, ठीक है, प्लेयोट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सारी की सारी जो है नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस के अंदर आती हैं। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन जो है वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरीके की हो सकती है। यहां पे जो आप लोगों को पूछा गया है ये है डोमिनेंट जीन की वजह से, ये डोमिनेंट नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। आंसर क्या रहेगा इसका? वुड यू लाइक टू टेल मेरे बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए करिए कैलकुलेट, इसका आंसर क्या हो सकता है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ये, जिसमें से इसमें पूछा क्या है, अब ये एक प्लांट का जीनोटाइप है, और इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग नीचे कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले कलर जो है वो व्हाइट होगा, बिल्कुल व्हाइट होगा जी। इसके अंदर रॉ मटेरियल आर मेटाबोलाइज्ड इनटू क्रोमोजन, तो ये क्रोमोजन के अंदर मेटाबोलाइज होगी। रीजन इसका जो सी है वो डोमिनेंट कंडीशन में है। क्रोमोजन मेटाबोलाइज्ड इज फर्दर स्टॉप्ड, मतलब इसका ये है कि एक बार ये बनना स्टार्ट होगा, बट उसके बाद ये जैसे ही स्टार्ट होगा, जो पी है इसकी रिसेसिवनेस की वजह से ये बंद हो जाएगा। इस पी की रिसेसिवनेस की वजह से ये बंद हो जाएगा। बेस्ट कलर आप लोगों को कहां मिल सकता था बच्चों? बेस्ट कलर जो है आप लोगों को मिल सकता था अगर ये कंडीशन ये होती। इंटरमीडिएट कलर आपको कैपिटल सी, कैपिटल स्मॉल सी, कैपिटल पी और स्मॉल पी में मिलेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो अप्लाई होते हैं वो ये तीन है, चार। इसमें नो सिंथेसिस ऑफ क्रोमोजन, भाई बच्चों क्रोमोजन की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट तो होती है बट कंप्लीट नहीं हो पाती। रीजन बीइंग दिस, ठीक है बच्चों। अगला बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद रिगार्ड्स टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पिछले क्वेश्चन की एक बार फिर से लेके जाता हूं आपको पिछले क्वेश्चन पे। जो इसमें जो सी है इसका जो प्रोडक्ट है बच्चों, इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करता है पी जीन। ठीक है, इस सी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करता है ये पी जीन, और अगर पी जीन बच्चों यहां से रिसेसिव कंडीशन में है तो ये प्रोडक्ट जो है फाइनलाइज नहीं हो पाएगा, बात रह जाएगी इसी प्रोडक्ट तक, और ये प्रोडक्ट जो है कलर नहीं दे सकता। इनकम्प्लीट सॉरी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। It controls quantitative traits. Parental population remain constant irrespective of polygenic inheritance number. A single dominant allele expresses only a unit of trait. Single dominant allele expresses only a unit of trait. No. इसका आंसर है बच्चों पेरेंटल पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलीजेनिक।
My mistake. This will be number 4. One of the parental phenotype is expressed in F1 individuals. F1 individuals के अंदर कम से कम एक जो है वो एक्सप्रेस होगा. बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बेटसन एंड पुनेट. ठीक है बच्चों, जो बेटसन एंड पुनेट है इन्होंने क्या दिया था, सबसे पहले तो पुनेट्स स्क्वायर, और बिल्कुल स्टार्टिंग में मेंडल से भी पहले या मेंडल के जो समकालीन थे, इन्होंने जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट जो है काफी अलग टाइम पे मेंडल से पहले स्टार्ट किए थे. जो पुनेट्स, फोर्थ आएगा बच्चों, फोर्थ आया. जो पुनेट था इसने दिया था पुनेट्स स्क्वायर. ही वाज पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड. इस साइंटिस्ट ने जो पुनेट्स स्क्वायर है, जिसकी हेल्प से आप इस तरह से जो गैमीट और इन सब के रिकॉम्बिनेशंस देखते हैं. इस पुनेट्स स्क्वायर में बच्चों स्वीट पी में विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, जिन्होंने इनकम्प्लीट लिंकेज को ढूंढा था. बच्चा लोग, फ्लावर का कलर और पोलन की शेप, इन दोनों के बीच में इनकम्प्लीट लिंकेज को ढूंढने का काम जो है बेटसन एंड पुनेट ने किया था. ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. You can see the answer. Flower color and pollen shape. Which of the following traits are controlled by genes located on differential part of X chromosome? बच्चा लोग, X chromosome का differential part कौन सा होता है? जब भी हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम, इसमें जो पार्ट सेम होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट पार्ट. और जो पार्ट एक्स क्रोमोसोम का वाई क्रोमोसोम से डिफरेंट होता है बच्चों, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल. ठीक है, इसे बोलते हैं हम डिफरेंशियल पार्ट. बिल्कुल सही है. देखिए, जो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हैं. और इसमें जो है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इन दोनों के बारे में आप बड़ी अच्छे से हर एक क्लास में जगह पर पढ़ते आए हैं. फर्स्ट ऑप्शन कैसे भाई? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड वी हैव कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया. दीज आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंशियल पार्ट. अगर बच्चों ये रिकॉम्बिनेंट पार्ट ऑफ पे प्रेजेंट होता तो इसका इफेक्ट जो है वाई क्रोमोसोम्स की वजह से चेंज हो सकता था. बट जब भी हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो, दे आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय एक्स क्रोमोसोम. तो इसमें आंसर आएगा कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, एंड बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स. क्वेश्चन बढ़ते बच्चों अगले की तरफ भी. प्लांट कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल जी एंड स्मॉल सी इज क्रॉस्ड विद प्लांट दिस, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल हैव द जीनोटाइप? ये जीनोटाइप बच्चों कितनी प्रोजेनी के पास होगा? इस प्रोजेनी के लिए, इस प्रोजेनी के लिए अवेलेबिलिटी किस किस चीज की है? कैपिटल ए चाहिए, स्मॉल ए चाहिए, कैपिटल बी चाहिए और कैपिटल बी चाहिए, स्मॉल सी चाहिए बच्चों और स्मॉल सी चाहिए. ठीक है, अब देखिए इसमें से 6.25% विल बी द करेक्ट आंसर. This will be 6.25%.
बच्चों 6.25%। विच बुक आई प्रेफर फॉर बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती। उसके लिए जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां से भी कर सकते हैं वहां से उठा लो। देयर इज नो प्रेफर्ड बुक कि ये बुक जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है, ये बुक वो है। क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मतलब जैसे पिछले 4 या 5 साल के पेपर्स अवेलेबल हैं बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर के, उससे पहले के पेपर्स जो हैं उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है और वो मिल भी नहीं पा रहे। हम ढूंढने की काफ़ी कोशिश की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बुक जो बनाने का तरीका होता है ना, उसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर से उठा लिए जाते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं वहां से क्लियर आउट करते रहो। बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है जैसा नीट में। अब फिलहाल भी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें नीट में बायोलॉजी का पार्ट सबसे आसान आता है। आज से 5 साल पहले 2015 के जो नीट के पेपर हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे जिसमें बायोलॉजी का पार्ट जो है वो केमिस्ट्री से भी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा आता था। अब बायोलॉजी नीट की भी बहुत आसान आ रही है और बीएससी एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट सी आती है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बीएससी एग्रीकल्चर की जो बायोलॉजी है वो ज्यादा हार्ड होती है बजाय नीट के समटाइम्स। तो इसमें आंसर आएगा बच्चों 6.25। अगर बना के देखना चाहते हैं आप तो इसमें से 2:4 गैमीट्स जो है वो फर्स्ट से बनेंगे और 8 गैमीट्स जो है वो 4 ही गैमीट्स जो है वो सेकंड से बनेंगे। गैमीट बनाइए और दोनों को क्रॉस करके देख लीजिए, जहां पर हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी ये मिल जाए वो इसमें 6.25% आंसर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, मैच द, भाई सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं मैच द कॉलम्स करेक्टली। इन मैच द कॉलम्स में देखो भाई, कोई भी एक मैचिंग, एनी वन मैचिंग, जो आपका मन करे वो एक मैचिंग उठा के बिल्कुल सही सही मैच कर दो। ठीक है बच्चों, कोई भी एक मैचिंग जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर दो। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन लग रही है। कैसी कंफ्यूजन की डी का आंसर जो है वो 444 3 जगह पर दिया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता तो ये याद रखना कि आंसर जो है वो कोई इन 3 के अंदर से ही होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं इसको। टर्नर सिंड्रोम, ये बिल्कुल ठीक है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, अब जैसे ही आपने टर्नर सिंड्रोम इसका फिक्स किया, आपका ये ऑप्शन जो है अपने आप स्क्रैच हो जाता है, मतलब आंसर जो है इस क्वेश्चन में से तो नहीं। ठीक है, ये पहले तो आप तरीका जान लो कि ये क्वेश्चंस को, हाँ बिल्कुल आंसर आपका 4 है, सभी का सही है। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हैं फिलहाल इस लाइव क्लास में। तो जैसे ही आपने कोई भी एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही करेक्ट कर लिया तो मतलब आपका एक ना एक ऑप्शन तो वहां से स्क्रैच हो जाएगा। चलिए जैसे ही आपने डी का 4th सेलेक्ट किया, एक ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, उसको छोड़ दो। अभी तक आपके पास 25% पॉसिबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी थी, अभी आपके पास 33% प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। तुक्का भी मार के आते हो तो आंसर सही हो जाएगा इस बात की। सेकंड देखते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के क्या क्या कंडीशंस है बच्चों? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है XXY की वजह से होता है। तो मतलब एक X और एक Y के साथ एक एक्स्ट्रा X आ गया, और एक्स्ट्रा X आने की वजह से जो मेल पर्सन है, Y की वजह से वो मेल बना है, उसमें X की वजह से उसके ब्रेस्ट जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। C का सेकंड, हमने 2 ऑप्शंस को करेक्ट मैच किया है, आंसर हमें मिल गया 4th। जरूरत ही नहीं सारे मैच करने की। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पेडिग्री चार्ट आप लोगों को दिया गया है। देखो भाई, ये इस बात का जो आंसर है ना
कि एंट्रेंस में 11th ज्यादा आती है या 12th ज्यादा आती है, हिसाब किताब अगर देखें तो 11th ज्यादा आती है। रीजन क्या है, 22 चैप्टर जो हैं वो आपके 11th क्लास में है और 16 चैप्टर जो हैं, अब इन चैप्टर को 11th और 12th पे डिवाइड ना करके उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी पे डिवाइड किया हुआ है, सेल बायोलॉजी और इकोलॉजी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने डिवीजन किस बेसिस पे की हुई है, बॉटनी, जूलॉजी, सेल बायो, इको। अब जो क्वेश्चन, जो चैप्टर आपके बॉटनी में आते हैं वो बॉटनी में आते हैं, जो जूलॉजी में है वो जूलॉजी, जो सेल बायो के हैं वो सेल बायो के, और जो इकोलॉजी के हैं वो इकोलॉजी के। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे बायोटेक है, जैसे पैथोजेनिक कंडीशंस है, जो डिजीज वाला चैप्टर आपका। ठीक है, अब इसमें से ऑब्वियस सी बात है कि जब बॉटनी का पार्ट आता है तो बॉटनी में 12th क्लास में तो कम चैप्टर हैं, 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5, 6 और 11 से लेके 15 ये चैप्टर 11th के हैं। ऑब्वियसली अराउंड 55% जो है वो 11th का सिलेबस रहता है और 45% जो है वो 12th का सिलेबस रहता है। पेपर बनता है बच्चों इस तरीके से, पेपर ऐसे नहीं बनता कि 12th का सिलेबस और 11th का सिलेबस। 11वीं और 12वीं के सब्जेक्ट पेपर के सिलेबस को कम्युलेटिव मान के, इकट्ठा करके, बॉटनी जूलॉजी में डिवाइड करके फिर पेपर बनाया जाता है। चलिए बच्चों, इसका आंसर हम कर लेते हैं। करो भाई करो, क्वेश्चन करवा रहे हैं। पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है आपको एक नीचे, इस पेडिग्री के चार्ट में आप लोगों को बताना है कि मेल का और फीमेल का क्या सिनेरियो रहेगा। मेल और फीमेल की आपको जीनोटाइप्स निकालने हैं, तो इस सिनेरियो के हिसाब से, इस पेडिग्री के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कौन सा अप्लाई हो सकता है वो आप लोग को देखना है। चलो बच्चों बताओ। सबसे पहले एक चीज याद रखना, देखने से हमें क्या लग रहा है इसमें, अगर आपको रिसेसिव पेडिग्री दी जाती है बच्चों, अगर आपको रिसेसिव पेडिग्री दी जाती है तो उसमें एक चीज आपकी 100% श्योर रहेगी, स्किप जनरेशन। यानी रिसेसिव पेडिग्री जो है उसको जनरेशन स्किप करता हुआ दिखाया जाएगा। क्या मतलब होता है स्किप जनरेशन का, कि ये मेल है, ये एक फीमेल है, इनके 3 बच्चे हुए, मेल फीमेल में कोई विजिबल फैक्टर नहीं है जो डिजीज दिखाता हो, बट इनके बच्चों में कहीं ना कहीं एक डिजीज दी जाएगी। तो ये पेडिग्री सबसे पहले बच्चों नहीं भाई, चलो फिर से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। जो डोमिनेंट पेडिग्री है बच्चों वो जनरेशन स्किप नहीं करती, डोमिनेंट पेडिग्री जो है वो जनरेशन स्किप नहीं करती। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही दिया है विक्रम जी ने, ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो बना के, मेल इज कैपिटल ए स्मॉल ए, नहीं फीमेल इज कैपिटल ए और स्मॉल ए, जो मेल है दैट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। अब यहां से कैपिटल ए जाता है इस लड़की के अंदर और इस लड़के के अंदर, स्मॉल ए जाता है इस लड़की में, और ये कंडीशन बन जाती है बच्चों। यहां से दिस मेल इज स्मॉल ए, दिस इज कैपिटल स्मॉल,
स्मॉल स्मॉल, दिस लेडी इज ऑल्सो स्मॉल स्मॉल। तो यहां से कोई डिजीज नहीं आती इस पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर। ठीक है, बाकी हम कुछ भी बनाने की कोशिश करेंगे तो एक भी चीज पर्टिकुलरली अप्लाई नहीं हो रही। दिस इज अ डोमिनेंट पेडिग्री, डोमिनेंट ऑटोजोमल पेडिग्री। कैसे पता चलो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, बता सकते हो? ऑटोजोमल डोमिनेंट का हमें इस तरह से पता चला, सबसे पहले तो जनरेशन स्किप। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना बच्चों पेडिग्री पे, तो आप लोगों को ये जरूर दिखाया जाएगा, अगर ये रिसेसिव पेडिग्री है तो इसमें एक जनरेशन को स्किप होते हुए जरूर दिखाया जाएगा, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि ये रिसेसिव पेडिग्री है, हिंट जरूर दिया जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में बच्चों सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसके रिगार्ड्स कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? क्या बताएंगे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस। इनहेरिटेंस जो है 3 तरीके की होती है, ऑटोजोमल, सेक्स लिंक्ड और सेक्स लिमिटेड। सेक्स लिमिटेड वो होती हैं जो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे फीमेल के पास प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल कैरेक्टर्स। और सेक्स लिमिटेड मेल्स में वो होती है जो क्रोमोसोम वाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और जो सिर्फ मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल ट्रांसफर हो सकते हैं। बात करें अगर मेल टू मेल सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स की, तो जैसे सर के ऊपर बाल हैं वो मेल्स में ज्यादा उड़ते हैं, फीमेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो क्या है? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, सॉरी सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है। ठीक है, दूसरा मस्टैच और बियर्ड, ये चीज दो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो मेल आर मोर ससेप्टेबल फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, बिल्कुल सही है ये। मुकेश खन्ना ने आंसर दिया है सी, इसका सी आंसर तो बिल्कुल सही है बच्चों, पर कैसे? हाउ? एक खतरनाक सी चीज आपको इस लाइव के हैशटैग्स में दिख रही होगी, जेई नीट इकट्ठा लिखा हुआ है, एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जेई नीट। सबसे पहला, देयर इज व्हाई अ पर्सन विल सर्च बायोलॉजी जेई, आई हैव नो आइडिया। तो फीमेल जो है वो नॉर्मल, कैरियर और डिजीज्ड तीनों हो सकती है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए बच्चों एक बात याद रखना, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं हैव नो कैरियर्स, उनके अंदर कोई कैरियर नहीं होते। डोमिनेंट पेडिग्री के अंदर कोई भी कैरियर्स नहीं होते। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। जहां पे आपको लोगों को डोमिनेंट के साथ कैरियर दिख जाए उसको बिल्कुल गलत कर दो। किस तरह का क्रोमोसोमल एबरेशन आपको देखने को मिल रहा है यहां पे? किस तरह का क्रोमोसोमल एबरेशन आपको देखने को मिल रहा है? देखिए डिलीशन की अगर बात करते हैं तो यहां से जैसे ए और बी और सी है, इसमें से ये 2 डिलीट हो जाएं और ये जो ए है वो डायरेक्टली अटैच हो जाए सेंट्रोमियर के साथ, दैट विल बी डिलीशन। अगर यहां से जो ये डी और ई और एफ हैं ये डुप्लीकेट हो जाएं और इस तरीके से इंक्रीज हो जाता है अगर क्रोमोसोम की लेंथ में, दैट विल बी अ कंडीशन। नॉर्मल नहीं हो सकती है बच्चों नॉर्मल। डोमिनेंट पेडिग्री के अंदर स्मॉल ए जो है वो नॉर्मल कंडीशन होती है। डोमिनेंट के अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए डिजीज्ड की कंडीशन होती है, और कैपिटल ए स्मॉल ए डोमिनेंट में तो डिजीज्ड कंडीशन होती है, बट यही सेम चीज रिसेसिव में कैरियर की कंडीशन होती है। तो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के लिए फीमेल जो है वो 3 तरीके की हो सकती है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए कैरियर, नॉर्मल और डिजीज। इसमें बिल्कुल सही है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है बच्चों लोग, दिस इज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। डुप्लीकेशन में आप लोगों को पता चल गया।
पेरीसेंट्रिक में क्या हो रहा है, यहां से सिर्फ एक क्रोमोसोम के जो है ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, देयर इज जस्ट अ चेंज ऑफ ओरिएंटेशन, देयर इज नथिंग एल्स हैपनिंग। ठीक है बच्चों, तो डी इज इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12। बताऊंगा, अभी रुको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे बच्चों? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब मेंडल ने दिया था तो कैसे दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बच्चों जब मेंडल ने दिया था तो ये F2 जनरेशन के अंदर जब उसने दोबारा रिसेसिव देखे थे, सबसे पहले क्या आया था, कैपिटल टी, इसका क्रॉस करवाया उसने स्मॉल टी के साथ, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे प्लांट जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे, और कैरेक्टर था सबके अंदर टॉल, ये थी F1 जनरेशन। अब इसने करवाया F1 क्रॉस, यहां से कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन चारों के क्रॉस में F2 जनरेशन जब पैदा हुई तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी, जो कैरेक्टर पेरेंट्स के अंदर इसको देखने को मिला था वही कैरेक्टर जो है इसको इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिला। अलावा इसके जब F2 के इन अननोन टाइप जो ये दो हैं, यानी 1:2:1, इसमें से जो दो कैपिटल टी स्मॉल टी हैं इसका क्रॉस करवाया इसने इसी के रिसेसिव पेरेंट के साथ, दैट इज टेस्ट क्रॉस। अननोन F2 जनरेशन के अननोन प्लांट को जब उसी के रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया जाता है बच्चों, तो इसे बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस। जब डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाया जाता है उसे बोलते हैं हम आउट क्रॉस। और दोनों कौन सी उसके पार्ट हैं, तो दोनों जो है बैक क्रॉस के पार्ट्स हैं। ये टेस्ट क्रॉस जो है इसमें यहां से पता चलता है हमें टेस्ट क्रॉस के बाद कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो अप्लाई होता है इस पर्टिकुलर केस में। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में सबसे पहले तो याद रखिएगा, जब भी बात करते हैं यहां से एलिलिक इंटरेक्शन होती है कि एक जो एलील है कैपिटल ए, और अगर कैपिटल ए में जाता है ये एक्स टाइप का फिनोटाइप देता है, अगर स्मॉल ए है तो ये सपोज करिए वाई टाइप का फिनोटाइप देता है, जब कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाता है तो ये जेड टाइप का फिनोटाइप प्रोवाइड करता है। मतलब इसका क्या है, जो ए है दोनों जब डोमिनेंसी में होते हैं दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड फुल फिनोटाइप। जब ये दोनों रिसेसिव कंडीशन में होते हैं तो एक यू कैन से एब्सेंस ऑफ डोमिनेंस है, और उस एब्सेंस ऑफ डोमिनेंस में एक अलग तरीके का फिनोटाइप आता है। जब एक डोमिनेंसी है मतलब एक एलील अपना काम कर रहा है बट उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए दूसरा एलील प्रेजेंट नहीं है, दैट विल बी अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये कोर्ट कलर इन शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल में देखा जाता है, क्योंकि यहां पे जो केस है वो कोडोमिनेंस का बनता है बच्चों। बाकी तीनों के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी जाती है। चलिए बच्चों, फिर से आया एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, और आई होप ये आप लोग सोल्व करेंगे।
ओड वन आउट ढूंढना है बच्चों आपको। ओड वन आउट का मतलब होता है ओड वन आउट। ओड वन आउट का मतलब होता है जो दिए गए हैं उनमें से गलत कौन सा है। तीन तीन सेम है, एक गलत मिलेगी। सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, इनको हमें करना है 1 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 1। लो जी 1 1 1 1। सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल है, देख लो। बी के साथ फोर्थ और बी के साथ फोर्थ हमें दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। ये दोनों ऑप्शंस को तो स्क्रैच कर दो सबसे पहले, बच गए आपके पास दो ऑप्शंस। अब इन दोनों ऑप्शंस में हमें सेलेक्ट करना है। चलिए ये भी सेम है, इन दोनों के बारे में ढूंढना पड़ेगा। तो जो सी है ये रूडिमेंट्री ओवरीज, यानी सी जो है फर्स्ट के साथ अप्लाई होता है एंड करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तरीके की म्यूटेशन दी गई है बच्चों इसमें? सबसे पहले तो म्यूटेशंस कितने टाइप की होती हैं? साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस, नॉनसेंस और फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट के तो अंदर आती है बच्चों इंसर्शन, फ्रेम शिफ्ट के अंदर आती है बच्चों डिलीशन। दो तो ये आ गई। जब भी हम बात करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन की, नॉनसेंस म्यूटेशन जो है कोडोन चेंज इनटू स्टॉप कोडोन, कोडोन जो है वो स्टॉप कोडोन में चेंज हो जाता है, इसे बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है। मिससेंस म्यूटेशन का मतलब होता है जहां पे कोडोन एक सर्टेन अमीनो एसिड के लिए, सपोज एक्स अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा था और चेंज होके वाई अमीनो एसिड के लिए कोड करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों को देखना है जो जी जी सी है वो जी 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 में चेंज हो जाता है। अगर जी जी सी किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, या आप लोग ढूंढ लीजिए कि जी जी सी किसके लिए कोड कर रहा है, और अगर जी 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 भी उसी के लिए कोड करता है तो ये हो जाएगी साइलेंट म्यूटेशन। और अगर जी 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 किसी और के लिए कोड करता है तो ये हो जाएगी मिससेंस म्यूटेशन। इस पर्टिकुलर में आंसर है बच्चों साइलेंट म्यूटेशन। चलो करके देखो कि साइलेंट म्यूटेशन आ रही है कि क्या आ रहा है। ढूंढना है मैं बच्चों ये। यस, कोडोन्स भी याद करने पड़ेंगे। कोडोन्स को याद करने का एक तरीका है, जब भी आप वो टेबल देखते हो उसमें से आपको देखने को मिलता है कि जैसे सबसे पहले ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन है, या सबसे पहले फिनाइल एलेनिन है PHE, तो उसके कम से कम 6 कोडोन है। आपको सिर्फ ये याद रखना है बच्चों कि 6 कोडोन्स कौन से डिब्बे में आते हैं, बस। उसके अंदर एटलीस्ट 1 2 3 4 16 डिब्बे बनते हैं। उसमें से आप बॉक्सेस डिसाइड कर दो कि किस बॉक्स के अंदर कौन सा अमीनो एसिड जो है वो ज्यादा है, वहां से आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कुछ तो आपको एक दो तो याद रहने ही चाहिए जो सबसे ज्यादा हैं, जैसे फिनाइल एलेनिन है या
एस्पाराजीन है या वेलिन है या हिस्टिडीन है, जिनके कोडोन 4 से फालतू हैं वो तो आपको याद रखने हैं, एक एक दो दो वाले को छोड़ दो। जैसे टीआरपी के 2 ही हैं ट्रिप्टोफैन के, उसको आप स्किप कर सकते हैं, बट जिनके ज्यादा हैं वहां से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या ऑप्शन देंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स डिफरेंसेस, याद रखिएगा ये क्या है? फीमेल, और ये दोनों क्या हैं? मेल। ये आप लोग देख लीजिए बच्चों, दिस यू कैन सी, दिस यू कैन सर्च ऑल्सो, जी UACG, जी, ये आई थिंक 16वें टेबल के अंदर आपको दिया होगा। GGC और GGG दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, ऊपर और नीचे कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह से लिखा जाता है UACG, UACG, यहां से तो बन जाते हैं इसके बॉक्सेस इस तरह से 16 बॉक्सेस बनेंगे, और इस एक बॉक्स के अंदर UACG, UACG, यहाँ पे ये चारों जो है इस तरह यहाँ तक लिखे होते हैं। सबसे पहला जो लिया जाता है वो इससे, दूसरा जो लिया जाता है वो इससे, और जो तीसरा लिया जाता है वो यहाँ से लिया जाता है। तो ये जो G है वो आपको इस बॉक्स के अंदर मिलेगा बिल्कुल लास्ट में, और मोस्ट प्रोबेबली जो GGG है और GGC है वो दोनों सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। इसने बताया कि A और D दोनों हेट्रोगैमेटिक है, बिल्कुल सही है भाई, दोनों हेट्रोगैमेटिक हैं। जो हैन होती है, जो फाउल होते हैं, फाउल के अंदर जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक होती है विद Z एंड W, और जो ड्रोसोफिला है इसके अंदर फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, सॉरी मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, मैच द फॉलोइंग। एक और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक्स बॉडी किसने ढूंढी थी? सबसे पहले एक्स बॉडी बच्चों हैंकिंग ने ढूंढ दी थी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है सुटन एंड बोवरी ने, लिंकेज जो है हमें दी थी मॉर्गन ने, और एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डाटा है ये मॉरिस विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन उन्होंने ढूंढा था। तो ए के साथ फोर्थ, ए के साथ थर्ड ले जी, ए की ऑप्शन में दिया हुआ है ए के साथ 3, एंड करेक्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली दिस। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो कितने सियाणे हैं लोग और कहां से क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं। जो ए है बच्चों ये है G1 फेज, जो बी है ये G2 फेज है, जो सी है और इसमें सेपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, ये याद रखिएगा, एनाफेज को शो करता है। बट यहां पे जो एनाफेज है इसमें आप लोग देखेंगे कि दोनों क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके पास दो दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ये बच्चों एनाफेज 1 की निशानी होती है। और जब एनाफेज यहां पे शुरू हो रहा है, अब एक एक सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये याद रखना एनाफेज 2 की। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा बच्चों सेकंड, G1 G2
एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2। अगले क्वेश्चन में बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव वन करेक्ट एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट और डिसऑर्डर। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, इसमें से कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है? एक्सियल फ्लावर जो है वो डोमिनेंट की निशानी होते हैं, यहाँ टर्मिनल फ्लावर दिया हुआ है। ग्रीन पोड, येलो पोड जो है वो डोमिनेंट होते हैं, सॉरी ग्रीन, येलो पोड जो है वो रिसेसिव होते हैं, डोमिनेंट जो है वो ग्रीन है। सही दिया हुआ ये, बिल्कुल ठीक है। थैलेसीमिया और हंटिंगटन कोरिया, इसमें से याद करो येलो बॉडी ड्रोसोफिला, दिस वाज व्हाट? दिस वाज हाइब्रिड, और ब्राउन बॉडी जो है दिस वाज वाइल्ड टाइप। दो दिस इज Y प्लस एंड दिस इज सॉरी दिस इज Y एंड दिस इज Y प्लस। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें C। क्लियर है मेरे बच्चों? ये जो जो आप लोगों को मैंने बताया अभी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। हो के चले गए। द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA, IB, IA और स्मॉल आई, ये जीनोटाइप है बच्चों। कौन से क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दूं भाई? विच क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन डू यू वांट ब्रो? अभी तक जितने क्वेश्चंस में जो जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं वो सभी देते हुए आया हूं मैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू कैन अगेन आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू वांट। हंटिंगटन कोरिया बच्चों एक डिजीज होती है। दिस इज हंटिंगटन डिजीज और दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सॉरी ये उल्टा दिया हुआ है। दिस इज डोमिनेंट and this is recessive. So these all of three, first, second and fourth, these are incorrect. और जो एक है यार मैं भी कंफ्यूज हो गया इधर। तो करेक्ट एग्जांपल देखना है अपने को। चलो फिर से बताओ, दोबारा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। which one of the following gives one correct example of dominant and recessive और trait और disorder? dominant and recessive trait और disorder, इसमें से जो ब्राउन बॉडी है ये वाइल्ड टाइप है Y प्लस, जो येलो बॉडीड है ये रिसेसिव है Y। इसमें से थैलेसीमिया जो है ये भी रिसेसिव है। हंटिंगटन जो कोरिया होता है ये डोमिनेंट। ठीक है बच्चों, इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो है फर्स्ट। माय मिस्टेक, आई थॉट कि इनकरेक्ट जो पेयर है उसको निकालना है। टोटली माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज।
थैंक्स फॉर, आप लोगों ने मुझसे कमलदीप, थैंक यू सो मच, आपने ये एक्सप्लेनेशन पूछा, वरना क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता। ठीक है, एक्सियल फ्लावर पोजीशन इज डोमिनेंट। मैंने एक्सप्लेनेशन देना उसी तरीके से शुरू किया था, बट लास्ट तक आते आते, चलिए ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, कितने फिनोटाइप है बच्चों? ये दोनों सेम है, फिनोटाइप हुए 3, जीनोटाइप कितने हुए? 4। करेक्ट आंसर है इसका ये, 4 जीनोटाइप बनते हैं और 3 फिनोटाइप बनते हैं। देख लीजिए यहां से ये ए ब्लड ग्रुप और ये ए ब्लड ग्रुप दोनों बिल्कुल सेम है। इसके लिए हम ये मानेंगे कि दोनों ब्लड ग्रुप जो है वो फिनोटाइप में सेम है। अगर इनके 4 बच्चे होते हैं और इन चारों के पास ये कंडीशन होती है तो फिनोटाइप ए ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप का सेम रहेगा, चाहे जीनोटाइप उसका कुछ भी हो। ठीक है, ऐसे केस में जीनोटाइप तो बन रहे हैं 4 और फिनोटाइप बन रहे हैं मेरे बच्चों 3, और करेक्ट आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट के क्रॉस करवाए जाते हैं, इसमें क्या हुआ? टॉल ट्रू ब्रीडिंग इज कैपिटल टी, ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग इज स्मॉल टी। ट्रू ब्रीडर्स हमेशा होमोजाइगोटिक कंडीशन को बोला जाता है बच्चों। व्हेन F1 प्लांट जो है उनको सेल्फ क्रॉस किया गया था, कितने जीनोटाइप को देखा गया था? अब देख लीजिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या रिजल्ट आया था। F1 प्लांट्स को सेल्फ क्रॉस करवाया है। F1 प्लांट कौन से? ये वाले, इनको सेल्फ क्रॉस करवाया, मतलब इसका रेशियो क्या आता है? 1:2:1। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। टेस्ट क्रॉस कब किया जाता है बच्चों? टेस्ट क्रॉस अभी मैंने बताया था कि जब हमें यह देखना होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप पूछ रहा है बच्चा विक्रम, ही इज आस्किंग अबाउट जीनोटाइप्स, और जीनोटाइप जो है 1:2:1 होगा। अगर फिनोटाइप पूछ रहा होता तो ए आंसर आता, टॉल 3 और ड्वार्फ 1। F2 के जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। बिल्कुल सही है कमलदीप, बिल्कुल सही है। बाकी सभी बच्चों का, आर्मी लवर रवि का भी बिल्कुल सही है और कमलदीप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन भाई, देखो जब इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हो तो आप लास्ट लाइन पढ़ो सबसे पहले। उसकी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लास्ट लाइन पढ़ के देखो। प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप प्रोटीन इन ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये किस चीज का एग्जाम्पल है बच्चों? जहां पर ए भी एक्सप्रेस कर रहा हो और जहां पर बी भी एक्सप्रेस कर रहा हो, दोनों अपनी अपनी एक्सप्रेसिंग कंडीशंस में है बच्चों, इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, इतना बड़ा पढ़ने से बेटर है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट की लाइन पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन उसने लास्ट की लाइन में ही पूछा होगा। अब शुरू से लेके आखिरी तक कुछ कुछ बातें मारता रहा 1-2 की जनरेशन में, और ए बी ब्लड ग्रुप में, बी ब्लड ग्रुप में, ये वो बताया क्या इसने आखिरी में आके कि एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास ए और बी दोनों टाइप के प्रोटीन्स हैं। एक्चुअली ये प्रोटीन्स नहीं होते, एक्चुअली ये एंटीजन्स होते हैं बच्चों। दीज आर एंटीजन्स।
तो अगर आप बात करेंगे ब्लड ग्रुप कंडीशंस की, तो इसमें जो ए एलील है, ए एलील, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइल ट्रांसफरेज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइल ट्रांसफरेज। और ये एच एंटीजन के साथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफर करता है। इससे बनता है बच्चों एक एंटीजन। ये एंटीजन जो है ए ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही जो बी है, बी जो एलील है, ये प्रोड्यूस करता है बच्चों अल्फा डी गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज, और ये जो है गैलेक्टोज शुगर को ट्रांसफर करता है, या गैलेक्टोसामाइन शुगर को ट्रांसफर करता है एम्प्टी एच एंटीजन के ऊपर, जिससे बच्चों ब्लड ग्रुप बनता है बी। जब दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, दोनों शुगर ट्रांसफर होती हैं और आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। इतनी देर लगी ब्लड ग्रुप की बायोकेमिस्ट्री करते हुए, ठीक है। दोनों डोमिनेंट कंडीशन में है, मतलब कोई ना कोई एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। कौन से एंजाइम? एक ये करता है, दूसरा ये करता है। और क्या करता है एंजाइम? ये काम कर देता है, ये काम करता है, तो एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन मिलती है। तो याद रखिएगा, जब भी सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में बच्चों ये डिफरेंस है। कैपिटल ए ये कंप्लीट डोमिनेंस है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। व्हेन टू एलील्स आर प्रेजेंट इन डोमिनेंट कंडीशन बट देयर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जब इन दोनों का एक्सप्रेशन एक दूसरे से अलग हो, अगर सेम एक्सप्रेशन है तो ये कंप्लीट डोमिनेंस कहलाता है। अगर एक्सप्रेशन दोनों का, मतलब अगर बी अलग सेल में हो और ए अलग सेल में हो, तो कुछ अलग प्रोड्यूस करेंगे, अपना अपना इनका अलग सीन चल रहा है। जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो अलग ही कुछ टाइप, वो होता है कोडोमिनेंस। ठीक है, क्या बता रहा था मैं? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, क्वासी फ्लूइडिक नेचर होता है। इसके ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं सेल को एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन देने के लिए, और उनसे जो भी चीज बनती है बच्चों उनको एंटीजन बोला जाता है। ठीक है, ये एंटीजन, यहाँ पे प्रोटीन अगर लिखा हुआ है ओके, ये ठीक नहीं है, हम इनको एंटीजन बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आता है आपका लिंकेज और सेंटीमॉर्गन से। तो याद रखिएगा 1% रिकॉम्बिनेशन इज 1 सेंटीमॉर्गन। ये होती है बच्चों जेनेटिक मैपिंग की यूनिट। जेनेटिक मैप यूनिट, ये मैप यूनिट किसने दी थी? ये दी थी बच्चों स्टुअर्ट वेंट ने। कौन था ये? ये था, इसका नाम था फुल एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, और ये स्टूडेंट था मॉर्गन का, थॉमस हंट मॉर्गन का स्टूडेंट था ये। ठीक है मेरे बच्चों, सो देखिए इसने कहा है ए, बी और सी 3 जीन्स हैं, जरूरी नहीं है वो सीक्वेंस में प्रेजेंट है। अब आप लोग को यहाँ पे सीक्वेंस दिखा दिया गया, बहुत अच्छी बात है, पर जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में प्रेजेंट है। एक क्रोमोसोम के ऊपर ये तीनों जीन्स प्रेजेंट हैं। आप लोग को ये बताना है कि ए और बी जो है इनके बीच में 20% का डिस्टेंस है, तो हम इसको ए और बी ऐसे मान सकते हैं। चलिए, बी और सी इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस है, तो ये जो है ना, इस तरह से आएंगी बच्चों। आप इसको सी ए बी लिख सकते हैं, आप इसको अगर उल्टी साइड से पढ़े तो ये बी ए सी भी हो सकता है। करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट। जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे बच्चों कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में, जैसे 2002 में आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितने भी हैं ये सब चीजें। ठीक है भाई,
चलो ये एक और क्वेश्चन आता है सिस और ट्रांस टाइप की क्रॉसिंग ओवर से। कपलिंग और रिपल्शन, रिपल्शन होती है बच्चों रिकॉम्बिनेशन, कपलिंग होती है लिंकेज। बेटसन यूज टर्म कपलिंग एंड रिपल्शन फॉर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज का इसने नाम दे दिया कपलिंग का। ठीक है, नेम द करेक्ट पेरेंटल टाइप कपलिंग टाइप अलोंग विद इट्स क्रॉसिंग ओवर और रिपल्शन। तो याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं कपलिंग की और रिपल्शन की, तो हमेशा कंडीशन जो है, जब भी रिपल्शन की बात होगी या कपलिंग की बात होगी, उसके अंदर या तो कंप्लीटली डोमिनेंट कंडीशन हो सकती है या कंप्लीटली रिसेसिव कंडीशन हो सकती है। ठीक है बच्चों, या तो कंप्लीटली डोमिनेंट कंडीशन हो सकती है या कंप्लीटली रिसेसिव कंडीशन हो सकती है। चलिए चलिए कोशिश करिए, इसका क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर है बच्चों बी, बिल्कुल सही दिया है जिसने भी ये बी आंसर दिया है। रिपल्शन का मतलब होता है जब एक जीन दूसरी जीन से रिकम्बाइन कर सकती है। अब रिकम्बाइन का मतलब, एक बार अभी रुको, मैं ये जरा मेरा हो जाती है कभी कभी यू नो। ये प्रेजेंट है दो जीन्स, ये है ए और ये है स्मॉल बी। ये है स्मॉल ए और ये है कैपिटल बी। ये दो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इनका डिस्टेंस देखो काफी ज्यादा है और इनके बीच में से रिकॉम्बिनेशन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, तो नया रिकॉम्बिनेंट किस तरह का बनेगा इसमें से बच्चों? नया रिकॉम्बिनेंट जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा कि कैपिटल ए और कैपिटल बी इकट्ठे आ जाएंगे और स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई ये रिकॉम्बिनेशन। यही रिकॉम्बिनेशन जो है रिपल्शन कहलाती है। अगर बहुत नजदीक कोई दो जीन्स प्रेजेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना पसंद करती हैं। नोट पसंद रहना, साथ रहना नहीं, बल्कि जो ये लिंकेज की जो कंडीशन है, इसके पीछे इसकी बायोकेमिस्ट्री ये रहती है कि ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होते हैं, जहां जहां से रिकॉम्बिनेशन होती है बच्चों, जहां जहां से रिकॉम्बिनेशन होती है वहां वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं। इन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के साथ जो एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स, वो अटैच करता है। तो जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होगा वहां पर ये ऐड होगा। अब देखिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, इसमें कितनी सारी जगह है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने के लिए, बहुत सारी। इन दोनों के बीच में कितनी जगह है? बहुत ही कम। तो बहुत बहुत माइन्यूट से चांसेस हैं कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है इनके बीच में कभी भी बन पाए। अगर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं बन पाया तो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगी और फाइनली जो गैमीट बनेंगे उसमें ये एक दूसरे के साथ रह जाएंगी। इसे बोलते हैं बच्चों कपलिंग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कपलिंग। तो ऐसे केस में रिपल्शन का जो आंसर है वो बी आएगा, क्योंकि कपलिंग जो है जैसे थी वैसे के वैसे है। रिकॉम्बिनेशन में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए भाई आगे चलिए। Which of the following characteristic represent inheritance of blood group in humans?
कौन कौन सी चीजें अप्लाई होती हैं? डोमिनेंस अप्लाई होती है आई ए स्मॉल आई के केस में, कोडोमिनेंस अप्लाई होती है आई ए आई बी के केस में, भाई रुक जा, मल्टीपल एलेलिज्म अप्लाई होता है आई ए आई बी और स्मॉल आई के केस में। यानी तीन चीजें हैं ऐसी जो अप्लाई हो रही हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। डायरेक्ट आंसर है इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फिर मैच द फॉलोइंग कर दो भाई। प्लेयोट्रॉपी इज सिंगल जीन इनहेरिटेंस जो बहुत सारे कैरेक्टर को चेंज कर सकती है। देखिए थर्ड का आपने फोर्थ के साथ कपल बनाया, या कपल बनाया, क्या कह लो, जो भी कहना है मतलब, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन पहले स्क्रैच हो गए आपके। अब ये दोनों ऑप्शन जैसे ही आपके स्क्रैच हो जाते हैं, बाकी बचे हुए दोनों ऑप्शंस में से एक और कोई भी जोड़ दो। कोडोमिनेंस, जहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने के बावजूद दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब बी का थर्ड। हमने सिर्फ दो ऑप्शन को सोल्व किया है और हमारा आंसर। फॉर्म कब निकलेंगे? जो फॉर्म आप पूछ रहे हो बच्चों, ये फॉर्म तो कभी नहीं निकलेंगे। FORM ये फॉर्म निकल सकते हैं। कौन से फॉर्म पूछ रहे हैं वो आप मुझे बता दीजिए। आप अगर नीट के पूछ रहे हैं तो नीट के बारे में अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। बात यह रहेगी कि जब तक 12th क्लास का रिजल्ट अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता तब तक नीट के फॉर्म्स की आशा मत रखो। सभी ये कह रहे हैं। एक पीछे से एक फेक न्यूज़ भी आई थी कि आरटीआई के जवाब में, एक सीबीएसई ने आरटीआई के जवाब में ये कहा है कि नीट का जो डेट है अभी 1 अगस्त डिसाइडेड है। ऑब्वियसली ये नीट जवाब वो देंगे, क्योंकि जब तक कोई नई डेट डिसाइड नहीं हो जाती तब तक, या कैंसिलेशन या पोस्टपोन डिसाइड नहीं हो जाता तब तक जो है नीट की डेट 1 अगस्त बताई जाती रहेगी। आप चाहे 1 महीने बाद आरटीआई लगा लेना तब भी 1 अगस्त ही बताएंगे, 30 जुलाई को लगा लेना तो भी 1 अगस्त ही बताएंगे, क्योंकि अभी तक जो डिसाइडेड डेट है वो 1 अगस्त है। अभी कुछ फाइनल नहीं है किसी भी चीज का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया बच्चों, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया ग्लोबिन मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम की वजह से होता है। करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। याद रखिएगा सिकल सेल एनीमिया जो है वो बीटा ग्लोबिन चेन में होता है। बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर क्वालिटी डिफेक्ट, और जो थैलेसीमिया है बच्चों ये अल्फा ग्लोबिन चेन में क्वांटिटी डिफेक्ट की वजह से होता है। बिल्कुल सही है। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट दोनों के अंदर क्वांटिटेटिव डिफेक्ट नहीं होता। थैलेसीमिया में क्वांटिटी होती है और जो सिकल सेल एनीमिया उसमें क्वालिटी होती है। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस। बिल्कुल सही है कि क्वांटिटी में कम प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द रीजन कि थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ अल्फा ग्लोबिन। इसमें से मेजरली हम अल्फा थैलेसीमिया पढ़ते हैं। आपकी बुक के अंदर भी जो दिया हुआ है अल्फा थैलेसीमिया दिया हुआ है, बाकी अल्फा और बीटा दोनों तरीके के थैलेसीमिया होते हैं। बच्चों अभी कोई आइडिया नहीं है किसी भी तरह का कि फॉर्म जो है कब निकलेंगे, क्या होगा। क्योंकि जो अभी 12th क्लास के बच्चे थे, जो अभी 12th जिनका क्लियर हुआ है अभी अभी, वो मतलब मेरी जनरेशन में या आप लोगों की भी जनरेशन में या आने वाले और 100 साल तक वो पहला बैच ऐसा होगा जो एक ही क्लास में 1.5 साल तक रहे हैं जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। कोई फेल हो जाए, री आ जाए, वो एक अलग बात है,
बट पेपर ही ना हो और एक ही क्लास में 1.5 साल काटना, बहुत गलत बात हो जाती है। ये जो डिसीजन है पेपर कैंसिलेशन का, इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। चलिए बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोफीलिया करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढ के निकालना है इसमें से। हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है, एक्स लिंक्ड है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, बिल्कुल सही है, 21वें क्रोमोसोम में। ट्राइसोमी की वजह से होता है। फिनाइल कीटोन यूरिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, ये भी ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, ये गलत हो गया भाई। 1 2 3 करेक्ट। आप अभी 12th क्लास में? देखो भाई, a woman with 2 genes for hemophilia and 1 gene for color blindness on one of the X chromosome marries normal man. ओके विक्रम बाय। तो ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चंस को यहीं तक रखेंगे आज। मतलब इस क्वेश्चन को करने के बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाती है बात। दो जीन्स हीमोफीलिया की और एक जीन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो मतलब कंडीशन जो है वो बताई गई है हीमोफीलिया के लिए स्मॉल एक्स सॉरी, और कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स। ये है इस लेडी की कंडीशन। इसकी शादी जो है एक नॉर्मल मैन के साथ होती है, मतलब कैपिटल एक्स एंड वाई के साथ होती है। हाउ विल बी द प्रोजेनी गो? प्रोजेनी में क्या कंडीशन रहेगी? स्मॉल एक्स 50% एंड 50% कलर ब्लाइंड सन्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। 50% जो है कलर ब्लाइंड सन और 50% जो है नॉर्मल सन्स रहेंगे, बिल्कुल ठीक है भाई, ए आंसर। बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रोसोफिला के अंदर एक्स एक्स वाई कंडीशन होती है, लीड्स टू फीमेलनेस, मतलब एक्स वाई जो है वो मेल बनाता है और एक्स एक्स वाई जो है वो फीमेल बनाता है। मतलब यहां पे, हाँ यही तो कह रहा हूं भाई साहब। वेयर एज इन ह्यूमन बींग्स सेम कंडीशन लीड्स टू क्लैनफेल्टर सिंड्रोम। एक्स एक्स वाई जो फीमेल के लिए कोड कर रहा है वो जो है ह्यूमंस के अंदर क्लैनफेल्टर सिंड्रोम को इंड्यूस कर देता है मेल्स के अंदर। अब यहां से कहने की बात यह है कि इन ह्यूमन बींग्स वाई क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन, वाई क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन बोथ ह्यूमन बींग्स। यहां से हमें एक बात को पता चल गया कि वाई क्रोमोसोम का ड्रोसोफिला के अंदर कोई रोल नहीं है। वाई क्रोमोसोम डिसाइड फीमेलनेस, ये भी गलत है। वाई क्रोमोसोम ऑफ मैन है, गलत भाई, ए। ह्यूमन बींग्स के अंदर वाई क्रोमोसोम जो है इसका एक्टिव रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि एक्स एक्स वाई जो कंडीशन है यहां से नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ये ज्यादा जरूरी है फीमेल और मेल डिसाइड करने के लिए ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है मेरे बच्चों। अब मेरा पीसी जो है वो होने लग गया हैंग भाई।
ठीक है बच्चों, तो आपकी आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। गोलू जांगड़ा, जांगड़ा साहब थोड़ा सा लेट हो गए, ज्यादा नहीं, 81 मिनट लेट हो गए, वरना कुछ तो कर ही लेते। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है, 30 क्वेश्चन ही हो पाए क्योंकि डिटेल से करवाते हुए इतने ही क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे बच्चों। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बच्चों, सो आई विल से कि दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। देखो बच्चों, शायद मेरा वो चला गया। पैरासेंट्रिक आप पूछ रहे हैं और पेरिसेंट्रिक। जब इन्वर्जन जो है वो इस तरह का हो कि वो सेंट्रोमियर को इंक्लूड करे। अब यहां पे हुआ क्या था, ए बी सी डी ई और एफ। अब यहां पे हुआ क्या था, इन दोनों जीन्स का इन्वर्जन हुआ था और ये इस तरफ आ गए थे और चेंज हो गया था। नया क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन कैसा था, ए बी और यहां पे आ गया था सी, इधर डी ई और एफ। जब भी कोई भी इन्वर्जन अगर सेंट्रोमियर को इंक्लूड करता है बच्चों और सेंट्रोमियर के अराउंड होता है उसे बोलते हैं पेरिसेंट्रिक। और जब ये चीज सेंट्रोमियर के अराउंड नहीं होती, आप सपोज करिए कि ये कंडीशन जो है, इन्वर्जन तो होता बट ए बी सी सेम रहते, यहां से डी सेम रहता, बट ई और एफ जो है वो इन्वर्टेड हो जाते, दैट विल बी अ पैरासेंट्रिक कंडीशन। वो क्या हो जाता, पैरासेंट्रिक कंडीशन हो जाती है मेरे बच्चों। हाँ जी बिल्कुल। ओके गोलू, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को, एक हमारे फ्यूचर डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। आई वेलकम टू योर स्ट्रीम। ठीक है, तेजस ग्रुप में आप डाउट्स डाल सकते हैं, जैसे ही किसी टीचर को डाउट्स आपके क्लियर होंगे, जैसे ही हमें डाउट्स मिलेंगे, जितना बेस्ट पॉसिबल उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, वी विल गिव यू एक्सप्लेनेशन। इन ग्रुप्स को, इन वीडियोस को आप अपने प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। आते ही जैसे क्लास में आते हैं एक फटाक से थम्स अप देके जितना भी जो भी है वो सब चीज क्लियर कर लेंगे। पैरासेंट्रिक पेरिसेंट्रिक का आई थिंक आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा बच्चों। So मेरे बच्चों, that was all from me, that was all for your biology class, that was all for Tejas batch. If you want to join further, please सब्सक्राइब करके एक थोड़ा सा हौसला जो है ना वो किसी भी टीचर को मिलता है, क्योंकि टीचर तो हैं बट फिर भी इंसान है, तो कुछ ना कुछ बदले में हर किसी को चाहिए होता है। हम आपसे सिर्फ एक थम्स अप और एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। दैट वाज ऑल फॉर योर बायोलॉजी क्लास। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड हैव अ नाइस नाइट।